युग के सवाल पर कुछ ना कह उसके ट्राउज़र को नीचे कर कहता है, लिटिल बियर, अब मुझे खाना है तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा नहीं तो। इतना कह उसके शरीर को टच किया तो युग उसके कंधे पर अपने हाथ को रख दिया। पर अनिरुद्ध आगे कुछ करता इससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। तो वो युग से दूर हो अपने फ़ोन के पास जा अपना फ़ोन उठा, युग को जाने का इशारा कर देता है और खुद बेड पर जा बैठ कहता है, हाँ, जैसा बोला था वैसे ही किया ना। अनिरुद्ध की बातों को सुन कॉल के दूसरे तरफ के आदमी कहने लगता है और अनिरुद्ध सुनने लगा था। वही युग उस रूम से बाहर जाने की जगह उसके करीब जा उसके गोद में जा बैठ उसके कान के करीब जा उसके कान को लिक करने लगता है। तभी अनिरुद्ध कॉल के दूसरे तरफ के इंसान से कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर अपने फोन को साइड में रखता है। वही अपने किए हरकत पर युग बहुत प्राउड महसूस कर रहा था। तभी अनिरुद्ध उसकी कमर को पकड़ उसे बैक पर कर कहता है, मुझे नहीं पता था लिटिल बियर तुम इतने बोल्ड हो। अब युग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे जो करना था बिना अंजाम सोचे कर तो दिया, पर आगे का उसे अंजाम अनिरुद्ध की आंखों में देख साफ महसूस कर पा रहा था। वो उसे पीछे मोड़ जब अपने हाथ से उसके ट्राउसर को निकालने का कोशिश करने लगा तो युग उसे ऐसे करने से रोकने का कोशिश करते हुए कहता है, सर अगर किसी को पता चलता है तो आपका नाम बस खराब होगा। युग की बातों को सुन उसके करीब जा अनिरुद्ध कहता है, ओह तो तुम ये बात जाकर सभी को बताओगे कि हमारे बीच क्या क्या हुआ है आज। ये सुन युग का चेहरा लाल हो जाता है। वही उसके शरीर के अंदर समाते हुए अपने होंठों को उसके कान के पास ले जा चूसते हुए उसे प्यार देने लगता है। तभी युग बिस्तर को अपने हाथ की मुट्ठी में भर अपने आंखों को कसके बंद कर लेता है। फिर बस धीरे धीरे युग के मुंह से भी मधक सी भरी सिसकियां निकलने लगता है। करीबन आधा घंटा बीत चुका था। तभी अनिरुद्ध कहता है, मुझे तो लगा था तुम मुझे रोकने के लिए बहुत मेहनत करोगे, पर तुम तो मेरे प्यार में डूब गए। ये सुन युग कहता है, मैं आपके प्यार में कभी नहीं डूब सकता हूँ। युग की बातों को सुन अनिरुद्ध उससे दूर हो सवाल करता है, फिर ये क्या है। अनिरुद्ध के सवाल पर युग कुछ नहीं कह उठकर अपने कपड़े उठा अपने कपड़े को पहन वहां से जाने को होता है। तभी अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ कहता है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे सवाल का जवाब दिए बिना जाए तो। अनिरुद्ध की बातों को सुन युग अपने हाथ को झटके से छुड़ा कहता है, आपसे कौन प्यार कर सकता है, सब बॉस को कहते हैं, वो बुरे हैं पर कहना तो आपको चाहिए, आप अपने पावर का ऐसे इस्तेमाल करते हो बस। यू ओल्ड परवेटेड मैन। इतना कहने के बाद वो अपने कपड़े को पहन वहां से जाने लगता है। तभी उसके बातों को सुन अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता है, माना कि पार्थ मानिक मुझे डैड कहते हैं पर मैं सिर्फ 35 का हूँ, ये मुझे बुरा आदमी कैसे कह सकता है। इतना कहने के बाद वो अपना मुंह बना कहता है, इसे तो मैं बाद में बताऊंगा बुरा कौन है। इतना कहने के बाद अपने कपड़े पहन वो कुछ काम करने लगता है। वही युग अपने कमरे में आ अपने रूम को लॉक कर दरवाजे से ही टिक बैठ जाता है और अपने होंठों पर अपने हाथ को रख खुद में ही कहता है, आज मैंने क्या किया और मुझे हो क्या गया था, और मैंने उनसे ऐसे बात तो कर लिया पर अगर उन्होंने कुछ किया मेरे साथ बुरा तो। अपने आप में बड़बड़ाते हुए वो सोचने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम का वक्त हो चुका। तन्विक की बेटी अब ठीक थी। उसकी बेटी को देखने मानिक भी गया हुआ था। जब मानिक को मिलने आता देखा तो तन्विक खड़ा हो मानिक को ग्रीट करता है, गुड इवनिंग सर। तो मानिक कुछ ना कह बस उस बच्ची के पास चला जाता है और उसके पास बैठ बच्ची से बहुत प्यार से बातें करने लगता है। तो ये देख तन्विक अपने मन में ही कहता है, मानिक सर बच्चों के साथ कितने स्वीट है। तन्विक अपने मन में ये कह रहा था। वही दूसरी तरफ वंश उदास मेंशन में बने पुल के पास बैठा हुआ था। तभी यशिका उसे उदास देख अपने सामने खड़े एकांश से सवाल करती है, ये इतना उदास क्यों है, सुबह तो ठीक ही था। ये सुन एकांश कहता है, शायद कल वंश के डैड का बर्थडे है इसलिए शायद वो इतना उदास है। ये सुन यशिका कहती है, तो जैसे सुबह हमने खुश करने के लिए वेदांत को बकरा बनाया था तो अभी कुछ फिर करे। ये बेचारा अभी बच्चा है, मुझे इस बच्चे को उदास देख अच्छा नहीं लगता है। यशिका की बातों को सुन पीछे खड़ा वेदांत कहता है, अगर मुझे फिर बकरा बनाने का सोची तो अच्छा नहीं होगा। वेदांत की बातों को सुन यशिका वेदांत को घूर कर देखती है। तभी सिला जो तीनों की बातों को सुन रही थी वो झट से एक आइडिया तीनों को देती है। तो फिर तीनों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। यशिका फिर वेदांत को घूर कर देखती है तो वो कहता है, हाँ हाँ आज का मैं नौकर हूँ, मुझे ही ये सब करना होगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही बाकी तीनों हंसने लगते हैं और फिर खुद में बातें करने लगते हैं जब तक वेदांत को जो बोला गया है वो सब वो करके नहीं आता है। कुछ ही वक्त में टब में बलून जिसके अंदर रंग से भरा पानी था, वही दूसरी तरफ काम का बात करना था। और अभी तन्विक की बेटी ठीक थी तो मानिक और तन्विक दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर निकल मानिक के कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। कार के अंदर बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है।
वहीं दूसरी तरफ यशिका रंग वाले पानी से भरा बलून उठा वंश के पीठ पर मारती है तो बलून फूट पूरा रंग उसके कपड़े पर लग जाता है। साथ ही उसे ठंडक भी मिला तो वो अपने चेहरे को जैसे ही घुमाया वेदांत ने उसके मुंह पर ही मारा। वंश अभी शांत था तभी यशिका फिर उसे मारी है तो इस बार वंश खड़ा हो गया। तभी वेदांत अपने हाथ में बलून ढेर सारा ले लिया, वही यशिका भी। बेचारा एकांश वो टब ले बाहर रख दिया। बाकी के गार्ड्स जैसे वेदांत काम पर लगा रखा था कि वो बलून में रंग का पानी भर कर लाए, वो सब भी और टब भर कर ले आते हैं। फिर गार्ड्स एकांश, सिला, वेदांत, यशिका सब एक दूसरे पर भी फेंकने लगते हैं। ये देखकर वंश का भी सबके साथ खेलने का मन करना शुरू हो जाता है तो वो भी बलून उठा सभी को मारता है तो फिर सब वंश को मारने लगते हैं। तभी एकांश सिला के करीब जा कहता है, बच्चे खुश करना बहुत अच्छे से जानती हो तुम, अपने बच्चों को भी अच्छे से खुश रख लोगी। एकांश की बातों को सुन सिला का चेहरा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हो चुकी थी। तभी अपने हाथ को सिला के पास ले जा बलून फोड़ उस पर रंग डाल वहां से चला जाता है। फिर सिला भी वापस से सबके साथ खेलने लगी थी। तभी मानिक और तन्विक मेंशन पहुंच चुके थे। मेंशन के अंदर आते ही जैसे ही कार रुका दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी मानिक का फोन बजने लगता है तो मानिक तन्विक की तरफ देख कहता है, स्टडी रूम में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। ये सुन तन्विक मेंशन के अंदर जाने लगता है। वही उसके जाते ही मानिक कॉल रिसीव कर बातें करने लगा था। वही तन्विक मेंशन के अंदर गया तो उसे बहुत शोर सुनाई देने लगा तो वो शोर सुन पूल साइड चला जाता है और थोड़ा दूरी बना ये सब देखते हुए अपने मन में ही कहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर मानिक सर ने देख लिया तो इन लोगों को भगवान ही बचाए। वो अपने मन में इतना कहा ही था कि तभी मानिक अपना कॉल कट कर मेंशन के अंदर गया तो उसे भी बहुत शोर सुनाई दिया तो वो उस तरफ चला गया। फिर वहां जाने के बाद अपने मेंशन के पूल साइड का हालत देखा तो हैरान रह गया, पर जब उसका नज़र वंश के मुस्कुराते चेहरे पर गया तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया, पर तभी उसके चेहरे पर बलून जा लगकर फूट गया तो मानिक का चेहरा कठोर हो गया। वही तन्विक मानिक सर पर बलून लगते हुए देखा तो उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। वही जो ये बलून फेंकी थी यशिका, जब उसने देखा ये बलून मानिक सर के चेहरे पर लगा है तो उसके चेहरे का हवाया उड़ गया और वो डरते हुए मानिक सर की तरफ देखी। वही तन्विक भी यशिका की तरफ उसके हालत को देख रहा था और उसे उसके बने हुए मासूम चेहरे पर हंसी भी आ रहा था। वही जब सब यशिका को रुक एक तरफ ही देखते हुए पाया तो सभी रुक गए। वही यशिका का तो डर के कारण पूरा शरीर कांपने लगा था। वो डर से अपने कदम पीछे करने लगी और इस चक्कर में खुद में पैर से ही टकरा उसका पैर मुड़ गया और वो पीछे पूल में जा गिरी। वही बाकी के लोग यशिका को पूल से निकालने की जगह एक एक कर खिसकने लगे, यहाँ तक कि वंश भी। फिर जब वो पूरा पूल खाली देखी तो अपने मन में कहती है, बेशर्म इंसान, सबसे बाद में बदला लूंगी। वो अपने मन में ये कह रही थी। वही मानिक अपने गुस्से से भरे आवाज में चिल्लाया, ये जगह 15 मिनट में साफ मिलना चाहिए मुझे। इतना कहने के बाद मानिक यशिका को पूल में डूबा छोड़ अपने आप को साफ करने चला गया। वही जब तन्विक जो मन ही मन बस मुस्कुराए जा रहा था वो भी जाने को था, पर यशिका तैर तक नहीं पा रही थी। फिर वो बाहर कैसे निकलती, उसने तैरने का कोशिश भी किया। उसे कोशिश करता देख तन्विक अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए पूल के पास जाने लगा। ये देख यशिका हैरान थी। वही तन्विक अपने कपड़े निकाल पूल के अंदर डूब यशिका के पास जा कहता है, सॉरी मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए मुझे खोलना पड़ा, वैसे मैं तुम्हें टच करूं ताकि तुम्हें बाहर निकल सकूं। ये सुन यशिका अपने हाथ को तन्विक के कंधे पर रख अपने आप को उससे पूरा लपेट कहती है, अब पूछकर टच करोगे क्या, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। यशिका के इस बात पर तन्विक हालांकि जल्दी मजाक करता नहीं है, पर यशिका अभी उसे इतना क्यूट और मासूम लग रही थी कि वो अपने सेडिक्टिव आवाज में मजाक करते हुए कहता है, बोलो तो तुम्हें गर्म भी कर दूंगा। तन्विक की बातों को सुन यशिका उसे अपने हैरानी से भरे एक्सप्रेशन से देख उससे दूर होने को थी, पर तभी तन्विक उसे अपने बाहों में मजबूती से पकड़ कहता है, मजाक कर रहा था। इतना कहने के बाद वो उसे पूल से बाहर निकालने लगा। वही तन्विक के इतने करीब होने से यशिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। साथ ही बाकी के लोग जो मानिक के डर से जो बस इधर उधर चले गए थे सभी छिपकर ये नज़ारा अपने अपने मुंह को हैरानी से फाड़ कर देख रहे थे। वही तन्विक उसे पूल से बाहर निकालने के बाद उसे सामने के चेयर पर जा बैठा देता है। फिर उसके पैर को जैसे ही छूने वाला होता है तो यशिका झट से कहती है, क्या कर रहे हो तुम। यशिका के इस सवाल पर वो झट से कहता है, तुम्हारे मुड़े पैर को ठीक कर रहा हूँ, अब मुझे देखने दो। तन्विक की बातों को सुन उसे अपने शक से भरे निगाह से देखते हुए यशिका सवाल करती है, तुम्हें देखना आता है। यशिका के आवाज को सुन तन्विक उसे कठोरता से घूर कहता है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट रह चुका हूं और ये सब नॉर्मली हर स्पोर्ट्स स्टूडेंट को आता है। तन्विक के इस बात को सुन आखिर में वो अपना पैर दे देती है तो तन्विक उसके कोमल पैर को छूता है, फिर चेक करता है कहाँ मुड़ा है। फिर यशिका के आंखों में देखते हुए कहता है, यशिका मेरे आंखों में बस देखो।
जैसे ही तन्विक ये बात कहता है, यशिका का दिल फिर से धड़कने लगता है और वो तन्विक के आंखों में देखते हुए एक पल के लिए खो जाती है। वही तन्विक उसके आंखों में देख उसके पैर को मोड़ता है तो टक का आवाज आता है और यशिका चिल्लाते हुए कहती है, आह, मार डाला मुझे तो। वही तन्विक मुस्कुराते हुए फिर खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। वही चिल्लाने के बाद ठीक भी हो गया, पर फिर भी कुछ देर तक चिल्लाने के बाद कहती है, अब ठीक हो गया है तो मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। यशिका का ये बात सुनने के बाद अपने सिर को अफसोस से हिलाने के बाद तन्विक कहता है, क्योंकि तुम पागल हो। इतना कहने के बाद तन्विक जाने लगता है। वही यशिका अपने मुंह को बड़ा सा फाड़ इरिटेशन से भरे आवाज में कहती है, मुझे पागल बोलने वाला खुद ही पागल होता है। खुद में इतना कहने के बाद वो उठ जाने को हुई, तभी बाकी सभी जो इधर उधर ही मानिक के डर से छिप गए थे सब के सब बाहर आए, उसमें वंश भी था। तभी यशिका सबके साथ वंश को भी घूर कर देख चिल्लाकर कहती है, तुम सब अभी के अभी ये जगह साफ करो। इतना कहने के बाद वो गुस्से में जाने लगी। तभी वंश, वेदांत, एकांश, सिला और बाकी गार्ड्स सभी एक दूसरे को देखे फिर लग गए साफ सफाई में। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में मानिक बैठा था। तभी तन्विक अंदर आने का परमिशन मांगता है, सर मैं अंदर आ जाऊं। ये सुन मानिक अपने कठोर आवाज में ही जवाब देता है, हाँ। तो तन्विक दरवाजा बंद कर अंदर आ मानिक के पास जा खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, बॉस का ऑर्डर है कि आप मिस्टर महेश शैगल से एक बार फिर मिल बात कर ले, नहीं तो वो खतरा बन सकता है। तन्विक की बातों को सुन एक गहरी सांस भरते हुए मानिक कहता है, मैं उससे डील कर लूंगा। मुझे ये बताओ, डैड को क्या पता चल चुका है वंश के जिंदा होने का। ये सुन तन्विक झट से कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया है बॉस को। तन्विक की बातों को सुन मानिक कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डैड को सब पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस बात को मुझे पता कर इन्फॉर्म करो। मानिक का ये ऑर्डर सुन तन्विक का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, क्योंकि दोनों ही शेर था और दोनों की गुफा में कदम रखना मतलब अपने जान को खतरे में डालना है। तन्विक के चेहरे का एक्सप्रेशन देख मानिक अपने शीट में आराम से बैठ कहता है, मेरे बिना ऑर्डर दिए यशिका को जा पूल के अंदर से निकालने चले गए, तब तो ये घबराहट तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा था मुझे, मतलब तुम्हारे अंदर मेरा कोई खौफ नहीं है, बस डैड का है, राइट। ये बात सुन तन्विक झट से कहता है, बिल्कुल नहीं सर, आप दोनों का इक्वल खौफ है। वो तो यशिका के पैर में मोच। इससे आगे वो और कुछ कहता इससे पहले ही उसके बात को काटते हुए कहता है, वॉटएवर, मुझे इतना पता है, बस मेरे ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, अगर मुझे इस बात का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो अंजाम तुम जानते हो। यस सर, तन्विक ने फिर बस इतना ही कह दिया। वही मानिक उसे यहाँ से जाने का इशारा कर दिया तो वो झट से अपने तेज कदमों के साथ जाने लगता है। वही मानिक उसके जाने के बाद खुद में ही कहता है, अगर डैड को सब पता है तो वो कोई एक्शन क्यों नहीं लिए। ये बात मानिक को परेशान किए जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, वही बैठे बैठे रात हो चुका था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो मानिक अपने कठोर आवाज में कहता है, अंदर आ जाओ। ये सुन वेदांत दरवाजा खोल अंदर आ कहता है, बॉस डिनर रेडी है। वेदांत के बात को सुन मानिक उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। फिर रूम से बाहर निकल आगे जाने के बाद वेदांत पीछे पीछे जाना शुरू करता है। हॉल में आने के बाद अपने कठोर आवाज में मानिक कहता है, आज वंश और सिला के अलावा किसी को डिनर नहीं मिलेगा। मानिक की बात को सुन सभी के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। तभी वेदांत कहता है, पर क्यों बॉस, मैंने खाना बनाया है। जैसे ही वेदांत ये बात कहता है मानिक घूर कर देखता है। वही एकांश अपने मन में ही कहता है, जब भी मैं इन लोगों का साथ देता हूँ यही होता है। वही यशिका अपने मन में कहती है, ये सब हमने वंश के लिए ही किया, ऊपर से आइडिया देने वाली सिला ही थी, पर वो दोनों ही खा सकती है और हम सब जो मासूम है वही नहीं खा सकते हैं। वो लोग अपने मन में ये कह रही थी। तभी सिला कहती है, सॉरी सर, पर ये आइडिया मेरा था, इसलिए मैं भी डिनर नहीं करूंगी, इन्हें सजा मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। सिला के बोलने के बाद वंश भी कहता है, ये लोग मुझे खुश करने के लिए ऐसा किए, इसलिए सजा मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी डिनर नहीं करूंगा। दोनों की बातों को सुन मानिक डाइनिंग टेबल पर जा बैठ कहता है, फाइन, तुम में से आज डिनर किसी को नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद मानिक वेदांत की तरफ देखता है तो वेदांत सर्वेंट के ना होने पर उसे सजा मिला था सर्वेंट का सारा काम करने का, तो फिर खाना मानिक के लिए लगाने का काम भी वही कर रहा था। वो जब मानिक के लिए खाना लगा दिया तो मानिक फिर अपना खाना खाने लगा। वही बाकी के लोग मानिक को खाता देख बस अपने ललचाए नज़र से देख रहे थे। कुछ वक्त में ही मानिक का खाना खाना खत्म हो गया तो मानिक खड़ा हो कहता है, बाकी बचा हुआ सारा खाना अभी डस्टबिन में फेंको। ये सुन वंश छत से कहता है, पर बॉस ये सही नहीं है, अन्य को फेंकना नहीं चाहिए, हम में से कोई नहीं खाना खाएगा, सारे खाने को फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसे सुबह गर्म कर हम सब खा लेंगे।
जब वंश ये बात कहा तो मानिक उसे बस देखता रह गया और अपने फ्लैशबैक में चला गया। ये क्या कर रहे हो मानिक? अन्य को फेंकना नहीं चाहिए, इसे फ्रिज में रख दो, सुबह गर्म कर हम खा लेंगे। वंश के इस बात को सुन अपने फ्लैशबैक के सीन को याद कर कुछ न कह अपने रूम में जाने लग जाता है। वही मानिक के जाने के बाद सब एक जगह मारे हुए हालत में बैठ जाते हैं। तभी सिला उदासी से कहती है, सॉरी, ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे ऐसा आइडिया नहीं देना चाहिए था। तभी यशिका कहती है, यार ऐसा नहीं है, बॉस का दिमाग प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो फटता रहता है। तभी एकांश कहता है, अपना मुंह बंद रखो, बॉस ने सुन लिया तो अभी सिर्फ आज रात का खाना बंद हुआ है, कल से खाना देखने को भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। एकांश की बातों में फैक्ट्स था। वो शांत हो गई। तभी मानिक ऊपर से ही रेलिंग के पास खड़ा हो नाम लेता है, वंश। अपना नाम सुनने के बाद वंश जड़ से खड़ा हो जाता है तो अपनी उंगली का इशारा कर उसे बुलाता है। तो वो मानिक के पास जाने लगता है। वहीं शीला ये नोटिस किए जा रही थी। मानिक यहाँ पर वंश को बाकियों से बहुत अलग ट्रीट भी करता है, ऊपर से सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग भी देता है।